Hello students, you are warm welcome. Today we are going to discuss about matter and its properties. आज हम लोग पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या होते हैं और उनके विशेषताएं क्या होती हैं या उनके गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ एक्चुअली में है क्या? मैटर ईदर द थिंग्स में लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वस्तुएं सजीव हों या निर्जीव, वे सभी बनी होती हैं 5 एलिमेंट्स से। ये बेसिक होते हैं 5 एलिमेंट्स। उसके बारे में एक मानस में फिलोसफर्स के द्वारा एक चौपाई कही गई है जिसको इस प्रकार से कहते हैं क्षिति जल पावक। क्षिति जल पावक, गगन समीरा, गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, रचित शरीरा। क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी, क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी, जल मीन्स वही वाटर या जल, पावक मीन्स अग्नि, अग्नि, गगन मीन्स आकाश और समीरा मीन्स होता है समीर वायु। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के ये जो शरीर है इसका निर्माण हुआ है। ये चौपाई मानस में कही गई फिलोसफर्स के द्वारा, दार्शनिक के द्वारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के जो बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, बनी है। मीन्स जो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, आधारभूत तत्व हैं। तो जो मैटर है ये एक्चुअली में होता क्या है, सजीव निर्जीव जो भी होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो सब मैटर से मिलकर के बने होते हैं, पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी डेफिनीशन के बारे में जानेंगे कि इसकी डेफिनीशन क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो पदार्थ क्या होता है एक्चुअली में, ऐसे द थिंग्स which occupy space which has mass and volume are called as matter। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका अपना द्रव्यमान और आयतन होता है, उनको हम कहते हैं पदार्थ। The things which occupy space, have volume and mass are called as matter। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं, उनका अपना डेफिनिट वॉल्यूम एंड मास होता है, उनको कहते हैं हम मैटर या पदार्थ। तो ऐसी वस्तुएं जिनको स्थान घेरती हैं, जिनका अपना आयतन और द्रव्यमान होता है, उनको पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो एयर है, वाटर है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, वुड, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मैटर के एग्जाम्पल के तौर पर आती हैं। ये सारे पदार्थ की बनी होती हैं। इनका सबका निर्माण जो होता है वो मैटर से मिलकर के होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण या पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैटर की जो मेन जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे फोरमोस्ट है, सबसे प्रारंभिक जो विशेषता है, जो पदार्थ होते हैं वो असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, इन्हें हम अणु कहते हैं। जो मैटर इज formed by numerous particles, numerous microparticles
असंख्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, which are called as molecules और एटम। इन असंख्य सूक्ष्म कणों को मॉलिक्यूल्स, अणु या परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये जो असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं ये बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, माइक्रो होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म आकार के कण होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स या एटम कहते हैं। तो जो मैटर होता है, मैटर को ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल से मेड अप होता है, बना होता है, और मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये बनते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से बनते हैं, मीन्स परमाणु से बनते हैं। अणु का निर्माण परमाणु से होता है। तो जो पदार्थ होता है ये माइक्रो एलिमेंट से मिलकर बनता है, माइक्रो पार्टिकल से बनता है, वो होते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो बनता है वो एटम से मिलकर के बनता है। ये बेसिक चीज़ हो गई। दूसरा जो इसकी विशेषता है, प्रॉपर्टी, जितने भी मैटर्स हैं इनका जो साइज होता है, इनका जो साइज होता है वो इतना माइक्रो होता है कि ना तो उसको मेजर किया जा सकता है और ना ही उसे देखा जा सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू measure the shape और साइज ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी जो पदार्थ होता है उसकी शेप या साइज को मीजर करना टफ होता है, कठिन होता है। ये बहुत इतने माइक्रो होते हैं, इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू measure the size of any particle present in matter। जो पदार्थ में उपस्थित जो कण होते हैं उनकी साइज को मेजर करना बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। इसका अगर हम एक्टिविटी के तौर पर देखें, एक क्रियाकलाप के तौर पर इसको समझें, तो क्या होता है, जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। यदि KMnO4 के कण ले लिए जाएं और उसको सॉल्यूशन में डाल दिया जाए और वो जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन उससे तैयार हो, सांद्र या गाढ़ा विलयन जो बने, उसको अगर हम डाइल्यूट करते चले जाएं और डाइल्यूट करते चले जाएं, मीन्स उसको तनु करते जाएं, पतला करते जाएं, उसमें और डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएं, तो हम कितना भी वाटर उसमें ऐड कर दें, डिस्टिल वाटर, फिर भी देखते हैं उसका कलर रंगीन ही दिखाई पड़ता है, वो कलरफुल ही दिखाई पड़ता है। केवल कलर उसका थोड़ा हल्का हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत माइक्रो होता है, बहुत ही सूक्ष्म आकार होता है, और उसको मापना बहुत ही कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि जो पदार्थ होता है उसके कण जो होते हैं बहुत माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और पहली प्रॉपर्टी थी कि ये जो मैटर होता है पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जानेंगे, जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, इसे अंतरा अणुक स्थान कहते हैं या अंतरा अणुक अवकाश कहते हैं। जो स्पेस होता है, थर्ड पॉइंट है, देयर इज स्पेस प्रेजेंट between the particles of matter which is called as intermolecular
मॉलिक्यूलर स्पेस। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, रिक्त अवकाश या स्थान होता है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा अणुक अवकाश। अंतरा अणुक अवकाश या अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो स्पेस अवेलेबल होता है, इसी स्पेस के कारण ही देखते हैं अगर हम शुगर को लें और उसको वाटर में ऐड कर दें, उसको उसमें घोल दें, वाटर में मिला दें, मिक्सअप कर दें अच्छे से, तब भी देखते हैं उतना ही वाटर का वॉल्यूम रहता है। अगर उसको हम वहाँ पर मार्क कर दें, पहले वाटर लें एक बीकर में इस एक्टिविटी को करने के लिए, और उसमें उसका जहाँ तक लेवल है, जहाँ तक उसको लेवल भरा हुआ है उस बीकर में वाटर, उसको टिक मार्क कर दें, वहाँ पर चिन्ह बना दें, और उसमें फिर से उसमें शुगर ऐड करें या उसमें सॉल्ट नमक ऐड करें, तो या उसमें डेटॉल डालें वाटर में, तो देखते हैं, या केमनोफोर को पार्टिकल्स को भी डाल सकते हैं, तो देखते हैं वो उसमें डिस्पर्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट या वितरित हो जाता है पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स में या वाटर में, बट उसमें जो उसका लेवल है वो ऊपर नहीं बढ़ता, उसका जो स्तर है उतना ही बना रहता है, स्तर में वृद्धि नहीं होती, जबकि उसमें अलग से सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है, विलेय पदार्थ उसमें मिलाया गया है। विलायक क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट, और विलेय क्या है? सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, बट उसका जो वॉल्यूम है उसका लेवल नहीं बढ़ा है। इससे पता है वो कहाँ चला गया, वो उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चला गया जो अंतराणुक अवकाश थे, उसमें बीच बीच में स्पेस थे, अवकाश थे अंतराणुक, उन्हीं में वो मिक्सअप हो जाता है, उन्हीं का स्थान ले लेता है, उन्हीं स्पेस की जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इस तरह से तीसरा पॉइंट होता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने जाना, उसमें अभी बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, अंतराणुक अवकाश होते हैं, और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं, ठोस, उनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम होते हैं, सबसे लेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, इसी के लिए इनमें एक डेफिनिट शेप होता है सॉलिड का, ज़्यादा परफेक्ट इनकी जो साइज होती है। दूसरा, जो लिक्विड होते हैं उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो इनसे ज़्यादा होते हैं लिक्विड्स में। सॉलिड्स में सबसे कम होते हैं अंतर अणुक अवकाश, और जो लिक्विड हैं या द्रव हैं उसमें उससे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतराणुक अवकाश होते हैं, और जो गैसेस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतराणुक अवकाश होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड का प्रसार कम होता है, इसीलिए, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं और डेंस होते हैं, बहुत सघन होते हैं और घने होते हैं, और लिक्विड जो होता है ये दूर तक फैलता है, सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा इनमें प्रसार होता है, डिस्पर्सन होता है। वहीं जो गैसेस होती हैं इनका प्रसार बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़रा सा इनको खुला स्पेस मिल जाए तो ये उड़ने लगती हैं, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनमें ज़्यादा डिस्पर्सन होता है, इनमें ज़्यादा प्रसार होता है। इसके बाद में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, वो कॉन्टीन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टीन्यूअसली। जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। क्यों? इनमें
निरंतर मोशन होती रहती है, ये काइनेटिक एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा में ही रहना चाहते हैं। इसीलिए अगर हम वाटर को लें और उसमें लाइकोपोडियम पाउडर को ऐड कर दें तो देखते हैं जो लाइकोपोडियम पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूवमेंट करने लगते हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो जल के अणु हैं, वो टकरा करके अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइकोपोडियम पार्टिकल्स में, मूवमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, गति को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे लाइकोपोडियम पाउडर के भी जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूवमेंट करने लगते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इसमें लगातार जो डायरेक्शन होती है पार्टिकल्स की वो चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है और उसका मूवमेंट चेंज होता रहता है, और इसे इरेगुलर मोशन कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। और ये जो इरेगुलर मोशन है, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो निश्चित नहीं होती है। ये लिक्विड और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होने के कारण लाइकोपोडियम पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन होता है। और इसका सबसे पहले स्टडी किया था ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहा गया। जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने इसकी स्टडी की थी, इसीलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहा गया। और ये जो मोशन होता है इसको रैंडम मोशन या यादृच्छ गति कहते हैं। रैंडम मोशन या हिंदी में इसको यादृच्छ गति कहते हैं। ये इरेगुलर होती है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट के कारण जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होने लगती है, इसीलिए इरेगुलर और रैंडम मोशन कहलाती है। इसकी सबसे पहले स्टडी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहा गया। और इसी में ये जानते हैं कि जो कोई भी मैटर होता है, मैटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल्स में, वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती है, तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और औसत गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जो होल कंटेंट होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है और मोशन तेज़ी से होने लगता है, गति होने लगती है। और इसमें जो डिफ्यूजन रेट है, विसरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। तो जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर किसी मैटर का बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो एवरेज मूवमेंट है, जो औसत गति है, एवरेज मोशन या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर बढ़ जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। कोई भी पदार्थ जो है तेज़ी से विसरित होने लगता है, तेज़ गति से विसरण या उसका प्रसार होने लगता है इस टेम्परेचर बढ़ाने से। ये होता है क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा में अगर वृद्धि की जाती है, थर्मल जो एनर्जी है उसको अगर दे दिया जाए तो इससे काइनेटिक एनर्जी की मोशन या गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पर या तापक्रम बढ़ने पर होता है। इसके एग्जाम्पल को हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं और कई बार हमने डेली लाइफ में देखा होगा। उसमें अगर एक हम बुझी हुई कैंडल को एक कॉर्नर में रख दें क्लासरूम में या कहीं भी रूम में, और दूसरी कॉर्नर में एक लाइटेड जो अगरबत्ती होती है, जलती हुई अगरबत्ती को रख दें और एक तरफ बुझी हुई अगरबत्ती को रख दें, तो हम देखते हैं इन दोनों को एक के बाद एक क्रम से अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले बुझी अगर हम अगरबत्ती को रखते हैं तो क्या होता है, उससे जो है खुशबू नहीं आती है, पूरे कमरे में खुशबू का प्रसार नहीं होता है। वहीं जो दूसरी ओर है, अगर हम जलती हुई अगरबत्ती लाइटेड को रखते हैं तो क्या होता है, उसकी जो खुशबू है, एफरवेसेंस, वो पूरे रूम में, क्लासरूम या रूम में डिस्पर्स हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ,
उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके जो मैटर है, पदार्थ है, उसका मूवमेंट तेज गति से होने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो मैटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें थर्मल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। तो ये हमारा डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी विशेषता है पदार्थों की, उसमें हमें ये पता चलता है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनका जो प्रसार होता है, इनका डिस्पर्सन सबसे कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड्स हैं, ठोस हैं, इन कंपेयर टू लिक्विड एंड जो गैसेस होती हैं उनके कंपेयर में इनका डिस्पर्सन या प्रसार कम होता है, और जो लिक्विड होते हैं उनका इससे ज़्यादा प्रसार होता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पाने पर ये फैलते हैं या डिस्पर्स होते हैं। और जो गैसेस होती हैं उनका डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होता है, उनका सबसे ज़्यादा प्रसार होता है टेम्परेचर बढ़ने पर। गैस बहुत जल्दी फैलती हैं ताप बढ़ने पर, लिक्विड्स या तरल पदार्थ जो होते हैं वो गैस की तुलना में कम विसरित होते हैं या कम उनका डिस्पर्सन फैला होता है। सॉलिड्स होते हैं ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर ये अपना रूप विकृत करते हैं या डिस्पर्सन या इनमें एक प्रकार से फैलाव या प्रसार होता है। इसलिए सॉलिड्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर चाहिए प्रसार के लिए, और लिक्विड्स को उससे कम और गैसेस को उससे कम। तो ये चौथा पॉइंट हुआ प्रॉपर्टी का। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट को जानेंगे, जो पांचवा इनकी विशेषता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कार्य करते रहते हैं। जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण वे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वो क्लोजली अटैच रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are attached with attractive forces या force of attractions। ये आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, बाइंड रहते हैं। आकर्षण बल इनके बीच में कार्य करते रहते हैं। जो सॉलिड होते हैं, जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कार्य करते रहते हैं, उनके बीच में फंक्शन करते रहते हैं। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। इसीलिए बहुत डेंस और कंपैक्ट होते हैं, इनके पार्टिकल्स क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, बहुत सघन होते हैं, और ज़्यादा इनमें बाइंडिंग फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनकी कंपेयर में जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और जो गैसेस होती हैं उनमें सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस या आकर्षण बल कार्य करते हैं। यही आकर्षण बल एक बंधन की तरह कार्य करते हैं, जिससे ये बंधे रहते हैं। अगर इस पर एक हम एक्टिविटी करें, एक क्रियाकलाप करें, तो ये चीज़ समझ में आती है। वो क्रियाकलाप क्या है? इसके लिए हम क्या करें, 3 चीज़ें लें। सबसे पहले एक चाक लें, दूसरा आइस या बर्फ़ लें, और फिर आयरन लें। अब इन तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 करके एक हैमर या हथौड़े से पीटें, इन पर चोट करें। तो क्या देखते हैं कि जो चाक है उस पर हैमर से चोट करने पर वो इजीली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। वहीं दूसरा जो आइस है उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इससे ज़्यादा बल अप्लाई करना पड़ता है। और अगर तीसरे की बात करें, जो आयरन है, उसको ब्रेक करने के लिए या उसका जो शेप साइज है उसको चेंज करने के लिए, आकार बदलने के लिए, उस पर और ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जितना कम सॉलिड होते जाते हैं, जो लिक्विड हैं, उनमें कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो तो ऐसे ही डिफ्यूज होती रहती हैं ईजिली। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स या
संसंजक बल, संसंजक बल, एक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल। ये क्या होता है? ये द फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन द सेम पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के एक ही प्रकार के जो जो अणु होते हैं या कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच कार्य करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, एक ही प्रकार के जो कण होते हैं किसी सब्सटेंस के, उसके बीच में कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं संसंजक बल या उसको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए जो मरकरी होता है, पारा, यदि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मरकरी या पारा के जो कण होते हैं उसको हम देखते हैं, या उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु या अणु, वो इतना ज़्यादा क्लोजली कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, जब भी हम कहीं गिराते हैं तो पारा पूरा का पूरा एक तरफ को फैलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स वर्क करता है, संसंजक बल से वो अट्रैक्टिव फोर्स से वो बाइंड रहते हैं, बंधे रहते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम फोर्स का, तो होता है एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? आसंजक बल इसको कहते हैं हिंदी में, आसंजक बल। आसंजक बल में क्या होता है? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हो सकते हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हो सकते हैं या डिफरेंट प्रकार के जो मैटर्स होते हैं वो हो सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन different particles of substance, the force of attraction between different kinds of substances, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स या एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल कार्य करता है उसको एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहते हैं। ये अस्थायी होता है, टेम्पोरेरी होता है, वहीं जो कोहेसिव फोर्स था वो परमानेंट होता है। ये कुछ देर के लिए हो सकता है जो एडहेसिव फोर्स है, और जो कोहेसिव फोर्स है वो परमानेंट होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो जो ग्लास होता है और वाटर, जो कांच है और जल, उसके अगर कांच के ऊपर जल को डाल दिया जाए तो कुछ देर तक कांच के ऊपर जो वाटर है, जल, वो रुका रहता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बोर्ड पर हम वाटर डाल दें, ये जो हमारा वाइट बोर्ड है, तो इसके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के लिए इस पर रहते हैं, बट वो कुछ देर बाद ही अगर उसमें हवा या धूप लगती है, सनलाइट, तो वो इवापोरेट हो जाते हैं या फिर उनको साफ़ करने पर वो उससे छूट जाते हैं। तो ये एडहेसिव फोर्स हुआ, ये अस्थायी होता है, इसको कहते हैं आसंजक बल, जो परमानेंट नहीं रुकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम किसी विंडो या वुड की बनी हुई थिंग्स पर अगर वाटर को डालें तो वो भी एडहेसिव फोर्स होता है। तो ये एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दो प्रकार के अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कार्य करते हैं। इस तरह से ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमने मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की, ये यहीं पर ख़त्म होता है।